Hello students, we'll continue with chapter number 13 and this is the part 6 of the video. Today we have to start from competition. Competition को पहले आप समझिए इसको सिंपल टर्म्स में कि क्या होता है competition. जब closely related species या unrelated species किसी पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए compete करते हैं, चाहे वो रिसोर्स लिमिटेड हो या अनलिमिटेड हो, तो दोनों में आपस में कंपटीशन होता है. ठीक है, इसको ऐसे समझिए. दो स्पीशीज़ हैं S1 और S2. ये दोनों स्पीशीज़ हो सकता है क्लोजली रिलेटेड हो या अनरिलेटेड हो, और यहाँ पे रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं. लेट्स से आर इज़ द रिसोर्सेज. इस कंपटीशन के केस में रिसोर्सेज ज़्यादातर केसेस में रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होते हैं. कभी कभी रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं, तब भी स्पीशीज़ के बीच में उस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए कंपटीशन होता है. अच्छा, और जब भी हम कंपटीशन की बात करते हैं तो डार्विन का नाम सबसे पहले आता है. डार्विन साइंटिस्ट ने क्या बताया था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी बताई थी. उन्होंने बताया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट? इसका मतलब है कि जो सबसे ज़्यादा कंपटीशन के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा फिट ऑर्गेनिज्म होगा वो ही सर्वाइव कर पाएगा. जो वीक ऑर्गेनिज्म होगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा. So, when Darwin spoke of the struggle for existence and survival of the fittest in nature, he was convinced that interspecific competition is a potent force in organic evolution. तो जब डार्विन ने बात की थी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की, तो उन्होंने इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन को मतलब दो स्पीशीज़ के बीच में, दो अलग अलग स्पीशीज़ के जो बीच में जो कंपटीशन होता है, उसको उन्होंने एक पोटेंट फोर्स, एक मेजर फोर्स माना था ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में. मतलब दोनों ऑर्गेनिज्म में जब कंपटीशन होगा तो जब सबसे ज़्यादा जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा और वही आगे इवॉल्व करेगा. जो वीक होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा. It is generally believed that competition occurs when closely related species compete for the same resources that are limiting, but this is not entirely true. जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया कि जब कंपटीशन होता है तो जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ होते हैं वो compete करते हैं, आपस में उन पे कंपटीशन होता है सेम रिसोर्सेज के लिए. और ये जो रिसोर्सेज है ये ज़रूरी नहीं है कि लिमिटिंग हो. ठीक है, ये अनलिमिटेड रिसोर्सेज अगर है तब भी कंपटीशन हो सकता है उनमें. तो फर्स्टली टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज कुड ऑल्सो compete फॉर द सेम रिसोर्स. ठीक है, दो चीज़ें मैंने आपको बताई. एक तो जो कंपटीशन होगा वो रिलेटेड स्पीशीज़ में भी हो सकता है प्लस अनरिलेटेड स्पीशीज़ में भी हो सकता है. सेकेंड चीज़ मैंने बताई कि जब रिसोर्सेज हैं, जिन रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन हो रहा है वो लिमिटेड भी हो सकते हैं और अनलिमिटेड भी हो सकते हैं. तो टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज़ भी सेम रिसोर्स के लिए compete कर सकते हैं. इसका एग्जांपल है फ्लैमिंगोज और रेजिडेंट फिशेस, जो कि कॉमन जू प्लैंक्टन्स, लेक के अंदर जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं, जू प्लैंक्टन्स के लिए दोनों compete करते हैं. तो यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है कि गिव द एग्जांपल ऑफ दोज एनिमल्स विच compete for in a condition where the resources are unlimited या where the resources are non-limited. मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल दीजिए जो ऐसी कंडीशन में compete करते हैं जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड है. तो आंसर हो जाएगा आपका फ्लेमिंगो एंड रेजिडेंट फिशेस. ये देखिए, ये फ्लेमिंगो है और ये वहाँ पे लेक में रहने वाली जो फिशेस है उसके साथ compete करती हैं. कंपटीशन होता है किसके लिए? जू प्लैंक्टन्स के लिए, क्योंकि दोनों का ही फूड जू प्लैंक्टन्स हैं. दूसरा है रिसोर्सेज. ये ज़रूरी नहीं है कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हो. सो सेकेंडली, रिसोर्सेज नीड नॉट टू बी लिमिटेड फॉर कंपटीशन टू occur. And interference competition, the feeding efficiency of one species might be reduced due to the interfering and inhibiting presence of the other species if resources are abundant. अब देखिए दूसरा केस देखिए कि जो रिसोर्सेज हैं वो अबंडेंट है. अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, रिसोर्सेज की कोई शॉर्टेज नहीं है. लेकिन जो दो स्पीशीज़ हैं, लेट्स से S1 और S2, वो इन रिसोर्स, एक पर्टिकुलर रिसोर्स पे सरवाइव कर रही हैं. तो हो सकता है कि दोनों में से किसी एक की फीडिंग एफिशिएंसी ज़्यादा हो.
लेट्स से S1 की फीडिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है, वो जल्दी जल्दी से सारा उस एरिया में जितने भी रिसोर्सेज हैं सबको जल्दी से, या उस एरिया में जितना भी फूड है उसको जल्दी से खा लेती है S1 स्पीशीज़। और जो दूसरी स्पीशीज़ है S2 स्पीशीज़, उसका जो फीडिंग एफिशिएंसी है वो ज़्यादा नहीं है, तो वो पीछे रह जाती है क्योंकि सारा फूड ये S1 स्पीशीज़ कंज्यूम कर लेती है। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि जब रिसोर्सेज हैं, ज़रूरी नहीं है कि रिसोर्सेज लिमिटिंग हो तभी कंपटीशन हो। तो इसमें इंटरफेरेंस कंपटीशन का एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है, इंटरफेरेंस कंपटीशन की बात की गई है। इसका मतलब है कि रिसोर्सेज जब लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, उस केस में भी कंपटीशन हो सकता है क्योंकि जो फीडिंग एफिशिएंसी है दो स्पीशीज़ की वो अलग अलग हो सकती है। सो देयरफॉर कंपटीशन इज़ द बेस्ट डिफाइंड एप। अब कंपटीशन की डेफिनेशन क्या हुई? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज इज लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। एक पर्टिकुलर स्पीशीज की फिटनेस दूसरे की प्रेजेंस में अफेक्ट हो रही है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंपटीशन। और इसको मेजर किया जाता है आर के टर्म्स में। आर इज़ द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ये इसको रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल भी कहते हैं, जो उनका हाईएस्ट रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होता है। अब देखिए, गॉस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ ऑब्जर्वेशंस थे उनके। तो उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस में और एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे कुछ थ्योरीज दी। ठीक है, इट इज़ relatively easy to demonstrate in laboratory experiment as Gauss and other experimental ecologists did. When resources are limited, the competitively superior species will eventually eliminate the other species, but evidence for such competitive exclusion occurring in nature not always conclusive. Strong and persuasive circumstantial evidence does not exist, however, in some cases. अब इस पैराग्राफ का मीनिंग समझिए कि जो गॉस और अदर साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्होंने ये देखा कि रिसोर्सेज अगर लिमिटेड हैं तो जो सुपीरियर स्पीशीज़ है वो इवेंचुअली एलिमिनेट कर देगा। लेट्स से कि ये S1 और S2 में S1 स्पीशीज़ सुपीरियर है तो ये एलिमिनेट कर देगा S2 स्पीशीज़ को। और लेकिन इसके जो नेचर में, एक्चुअल में हर कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, हर एक कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। सो इसीलिए लिखा है कि बट फॉर एविडेंस फॉर सच कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन अकरिंग इन नेचर इज़ नॉट ऑलवेज कंक्लूसिव। ठीक है, इस चीज़ से रिलेटेड और भी एग्जाम्पल्स अभी हम आगे देखेंगे, जैसे कि रिसोर्स पार्टिशनिंग। तो अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो जो कंपीटिंग स्पीशीज़ है वो अलग अलग तरीके अपना लेती हैं, जैसे कि रिसोर्स पार्टिशनिंग। ऐसा ज़रूरी नहीं है हर केस में कि जो फिटेस्ट इंडिविजुअल है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या सुपीरियर है, वो वीक वाले को हमेशा एलिमिनेट कर दे। अब देखिए, अबिंगडन टॉर्टॉइस का एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेट मी शो यू। ये अबिंगडन टॉर्टॉइस है, ये गैलापागोस आइलैंड में पाया जाता था। ओके, और ये किस चीज़ पे फीड करता था? यहाँ पे जो ग्रास उगती थी उस पे फीड करता था। अब क्या हुआ कि उस आइलैंड पे जब गोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया, GOATS, गोट्स को जब इंट्रोड्यूस किया गया, बकरियों को, तो बकरियों की तो फीडिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है, ग्रेजिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है। उन्होंने जल्दी जल्दी से सारी घास जो है यहाँ पे जो ग्रो कर रही थी ज़मीन पे, उसको फिनिश कर दिया। अब ये तो इसको फूड नहीं मिल पाया, तो इस तरह से ये एलिमिनेट, इसकी स्पीशीज़ जो है वो एलिमिनेट हो गई गैलापागोस आइलैंड से। ठीक है, ये एक कंपटीशन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल। द एबिंगडन टॉर्टॉइस इन गैलापागोस आइलैंड्स बिकेम एक्सटिंक्ट विद इन अ डेकेड। एक डेकेड लगा उनको सिर्फ 10 ईयर्स एक्सटिंक्ट होने में, जब वहाँ पे गोट्स इंट्रोड्यूस की गई, क्योंकि गोट्स की जो ब्राउजिंग एफिशिएंसी है, घास को खाने की जो एफिशिएंसी है, वो ज़्यादा है। Another evidence for occurrence of competition in nature comes from what is called as competitive release. इसमें क्या होता है competitive release? एक्चुअली में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया है और उसमें एक स्पीशीज़ रह रही है, और स्पीशीज़ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेस्ट्रिक्टेड है एक पर्टिकुलर एरिया में।
लेट्स से S1 स्पीशीज़ है, इस पूरे जोग्राफिकल एरिया का छोटा सा जो पार्ट है वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है ये पर्टिकुलर स्पीशीज़ S1, क्योंकि वहाँ पे एक और सुपीरियर स्पीशीज़ है लेट्स से S2, वो S2 यहाँ पे ये सुपीरियर है S2 स्पीशीज़, तो इसी वजह से S1 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड है। लेकिन अगर यहाँ से एक एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को देखा गया कि अगर यहाँ से S2 को एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया गया, तो S1 जो है वो अपना जो एरिया है, डिस्ट्रीब्यूशनल एरिया जो है उसको एक्सपैंड कर लेगी, मतलब अब वो ज़्यादा एरिया में एक्सपैंड हो जाएगी उसकी पॉपुलेशन। ठीक है, सो अनदर एविडेंस फॉर occurrence ऑफ competition in nature comes from what is called competitive release. A species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of competitively superior species is found to expand. ठीक है, वो एक्सपैंड हो जाती है जब एक्सपेरिमेंटली S1 S2 को जो सुपीरियर स्पीशीज़ है उसको वहाँ से अगर हटा दिया जाए तो। अब बात करते हैं कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट की। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट है जो मैंने अभी बताया है, उसके बाद कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। अब देखिए इसमें इन्होंने कॉर्नेल्स का क्या ऑब्जर्वेशन था। ये बात हो रही है स्कॉटलैंड के सी कोस्ट की। तो स्कॉटलैंड के जो सी कोस्ट है वहाँ पे दो तरह के बार्निकल्स मिलते हैं, एक तो है बेलैनस और दूसरा है कैथामलस। अब ये जो बेलैनस है ये लार्ज होता है, सुपीरियर है और ये डोमिनेट करता है। ठीक है, लेकिन जो डोमिनेट कहाँ करता है, इंटरटाइडल एरिया में। दूसरा जो कैथामलस है वो स्मॉल है। तो ये वाला जो बार्निकल है बेलैनस, वो इसको यहाँ से कैथामलस को यहाँ से एलिमिनेट कर देता है, मतलब उसको उसके साथ कंपटीशन होता है और कैथामलस वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाता है। ठीक है, इसको आप इस डायग्राम से और अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि ये इंटरटाइडल जोन है। ठीक है, इंटरटाइडल जोन, और यहाँ पे देखिए ये कैथामलस है और ये बेलैनस, ये लार्ज है, सुपीरियर है। ये वाला जो बार्निकल है, ये स्मॉल बार्निकल जो कैथामलस है उसको सरवाइव नहीं करने देता है, तो इसलिए इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है और फिर ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, कैथामलस यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। अब इस एक्सपेरिमेंट का ही थोड़ा सा आगे का पार्ट मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद अगर इस एरिया से बेलैनस को अगर हटा दिया गया तो उस टाइम पे देखा गया कि जो कैथामलस है वापस से अपने आप को, अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज है उसको बढ़ा लेगा, ज़्यादा एरिया में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन जनरल हर्बीवोर्स, एंड दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है हर्बीवोर्स ऑफ प्लांट्स, दे appear to be more adversely affected by competition than carnivores. कार्निवोर्स के कंपैरिजन में जो हर्बीवोर्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं कंपटीशन से। प्लांट्स किस लिए, क्योंकि प्लांट्स इमूवेबल है, दे हैव टू बी एट वन पर्टिकुलर प्लेस ओनली, दे कैन नॉट मूव इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। हर्बीवोर्स हैं वो प्लांट्स पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, तो हर्बीवोर्स और प्लांट्स दोनों ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, ज़्यादा सीवियरली अफेक्टेड होते हैं या एडवर्सली अफेक्टेड होते हैं कॉम्पिटिशन से in comparison to carnivores. Gauss's competitive exclusion principle, what does it actually state? कि अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हैं और एक पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए compete कर रहे हैं तो वो दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जो इन्फीरियर वाला होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या हुई, Gauss's competitive exclusion principle, it states that two closely related species, दो closely related species, let's say S1 and S2, और सेम रिसोर्स के लिए अगर वो compete कर रहे हैं तो they cannot coexist. coexist मतलब साथ में नहीं एग्जिस्ट कर सकते indefinitely मतलब ज़्यादा लंबे समय तक। और जो उसमें कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर है, लेट्स से ये इन्फीरियर है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा धीरे धीरे करके और S1 ही वहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा।
दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट नॉट अदरवाइज। और ये कंडीशन जो है गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये तभी अप्लाई करता है जब रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हो। रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं तो ऐसा नहीं होगा। अब बात करते हैं कि रिसोर्सेज अगर लिमिटेड हैं तो रिसोर्सेज की पार्टीशनिंग हो जाती है। मैं इसको एक एग्जांपल से शो करती हूँ जो बुक में दिया हुआ एग्जांपल है। ये देखिए, ये डिफरेंट वैरायटीज़ हैं वॉबलर्स की। ये वॉबलर्स जो हैं वो बर्ड्स होती हैं। ये वॉबलर की डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। ये ट्री के अलग अलग एरिया इन्होंने चुन लिया है, अलग अलग एरिया इन्होंने सेलेक्ट कर लिया है जहाँ से ये अपना फूड लेंगी। क्यों ऐसा किया है? ताकि वो कंपटीशन से बच सकें। ठीक है, ये सारे जो बर्ड्स हैं ये सेम ही ट्री पे सर्वाइव करती हैं, सेम ही ट्री के रिसोर्सेज पे सर्वाइव करती हैं। तो इन्होंने कंपटीशन से बचने के लिए अपना अपना अलग अलग एरिया जो है वो डिफ़ाइन कर लिया है कि मुझे सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया से अपना फूड चाहिए ताकि वो कंपटीशन से बच सके। इसको हम कहते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। अब देखते हैं, बुक की थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। More recent studies do not support such gross generalizations about competition. While they do not rule out the occurrence of interspecific competition in nature, they point out the species facing competition might evolve mechanisms that promote coexistence rather than exclusion. इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग हुआ? इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये हुआ कि जो हमने अभी अभी गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल की बात की थी, जिसमें दो स्पीशीज़ कॉम्पीट कर रहे हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए, तो एक एलिमिनेट हो रहा है और एक सर्वाइव कर पा रहा है। तो ये वाला जो है इन जनरल हमेशा ये चीज़ नेचर में ऑपरेट नहीं होती है, क्योंकि कभी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में ने अपने आप को अपने सर्वाइवल के अलग अलग तरीके अपना लिए हैं ताकि वो एक साथ भी सर्वाइव कर सकें। और इसका एक तरीका है रिसोर्स पार्टीशनिंग। ठीक है, सेम चीज अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो उन्होंने अपना जो एरिया है उसे डिफाइन कर लिया है कि मैं इस पर्टिकुलर रिसोर्स पे सर्वाइव करूंगा, दूसरा स्पीशीज़ ने कहा कि मैं इस पर्टिकुलर रिसोर्स पे सर्वाइव करूंगा। तो ये एक तरीका है को एग्जिस्टेंस का। को एग्जिस्टेंस मतलब दोनों साथ साथ सर्वाइव कर पाएँ। ओके, मतलब दोनों ही सर्वाइव करें नेचर में, दोनों आपस में कंपटीशन ना हो, डायरेक्ट कंपटीशन ना हो। So if two species compete for same resource, they could avoid competition by choosing different times for feeding। मतलब या तो जो compete कर रहे हैं वो species या तो अलग time अपना choose कर लें कि suppose एक species है, let's say S1 है, S1 शिकार के लिए let's say सुबह में जाएगा और S2 है वो शिकार के लिए रात में जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों ने अपना जो है competition को avoid किया ताकि ये दोनों ही सर्वाइव कर पाएँ। या डिफरेंट फॉराजिंग पैटर्न, डिफरेंट फीडिंग पैटर्न उन्होंने अपना चूज़ कर लिया। उसके बाद मैकआर्थर ने क्या कहा था, उन्होंने क्या शो किया था कि 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ जो हैं वॉबलर्स की, और वो हैं एक ही सेम ट्री पे सर्वाइव कर पा रही हैं, वो कंपटीशन आपस में कंपटीशन को किस तरह से अवॉइड कर रही हैं और किस तरह से वो को एग्जिस्ट कर पा रही हैं, क्योंकि उनके जो बिहेवियर में डिफरेंसेस आए हैं। उनकी फॉरेजिंग एक्टिविटीज़ और उनके बिहेवियर में डिफरेंसेस आया है, जिसकी वजह से वो एक ही पर्टिकुलर रिसोर्स पे सर्वाइव कर पा रही है, जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई थी। तो अगर मैकआर्थर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप समझ लीजिएगा कि रिसोर्स पार्टीशनिंग की बात हो रही है। ठीक है, वॉबलर से रिलेटेड मैकआर्थर का नाम लेके अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप ये एग्जाम्पल आप एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट बात होती है पैरासिटिज्म की। पैरासिटिज्म क्या होता है? एक पर्टिकुलर पैरासाइट जब किसी ऑर्गेनिज्म पे, लेट्स से पी इज़ द पैरासाइट, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे ये डिपेंडेंट होता है अपने फूड के लिए, या तो उसकी बॉडी पे के ऊपर रह रहा है, ऊपर अगर रह रहा है तो उसको हम कहते हैं एक्टो पैरासाइट, बॉडी के अंदर अगर सर्वाइव कर रहा है तो उसको हम कहते हैं एंडो पैरासाइट। और इस केस में जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, उसको नुकसान होता है और जो पैरासाइट है उसको फ़ायदा होता है। तो पैरासाइट ने भी अलग अलग तरीके अपना लिए हैं अपने सर्वाइवल के लिए ताकि वो आसानी से होस्ट की बॉडी के अंदर सर्वाइव कर पाए। कंसिडरिंग दैट द पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ इंश्योर्स
free lodging and meals, it is not surprising that parasitism has evolved in so many taxonomic groups for plants to higher vertebrates. अब देखिए जो पैरासिटिज्म है, पैरासिटिज्म में एक तो जो पैरासाइट है उसको फ्री लॉजिंग मिलेगी, मतलब फ्री में रहने के लिए घर मिलेगा और फ्री में रहने के लिए खाना मिलेगा. तो इसीलिए इसी वजह से जो पैरासाइट्स हैं वो सभी टेक्सोनोमिक ग्रुप्स में मिलते हैं, चाहे प्लांट्स हो, प्लांट से शुरुआत करें और हायर वर्टिब्रेट्स तक की अगर हम बात करें तो हर ऑर्गेनिजम्स में, हर कैटेगरीज में हमें, हर टेक्सोनोमिक कैटेगरी में हमें पैरासाइट्स देखने के लिए मिल जाएंगे. तो अगर होस्ट में कोई एवोल्यूशन होता है तो होस्ट के साथ साथ पैरासाइट में भी एवोल्यूशन होता है, तभी पैरासाइट सरवाइव कर पाएगा होस्ट के ऊपर. सो मैनी पैरासाइट्स हैव इवॉल्व्ड टू बी होस्ट स्पेसिफिक. अब होस्ट स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पैरासाइट एक पर्टिकुलर होस्ट की बॉडी पर ही सरवाइव करेगा, उनका एक पर्टिकुलर ही होस्ट होता है. They can parasitize only a single species of host in such a way that both host and parasite tend to co-evolve. जैसे मैंने अभी बताया कि अगर होस्ट के अंदर अगर एवोल्यूशन होगा तो पैरासाइट के अंदर भी एवोल्यूशन होगा. दिस इज कॉल्ड एज को-इवोल्यूशन. सो इफ द होस्ट इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म फॉर रिजेक्टिंग, मतलब होस्ट के अंदर जो एवोल्यूशन हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है कि वो पैरासाइट को रिजेक्ट कर सके, पैरासाइट्स को रेजिस्ट कर सके, पैरासाइट उसकी बॉडी में ना रह सके. लेकिन पैरासाइट को तो सर्वाइव करना है क्योंकि होस्ट स्पेसिफिक है, उसी वही होस्ट है, उसी उस होस्ट में उसको रहना है. तो वो भी पैरासाइट भी अपने अंदर इस तरह से एवोल्यूशन, इस तरह के मैकेनिज्म इवॉल्व करता है ताकि जो होस्ट के अंदर जो चेंजेस आए हैं इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उनको काउंटरैक्ट कर सके. ठीक है, लेट्स से होस्ट के अंदर कोई अडेप्टेशन ऐसी हुई है कि वो पैरासाइट को सर्वाइव नहीं करने देती है, तो पैरासाइट भी अपने अंदर ऐसी एवोल्यूशन लेके आएगा ताकि वो चेंज कंडीशन में भी, जो होस्ट के अंदर जो कंडीशंस चेंज हो रही है उसमें भी अपने आप को सर्वाइव कर पाए. इसको हम कहते हैं को एवोल्यूशन. इन अकॉर्डेंस विद देयर लाइफ स्टाइल्स पैरासाइट्स इवॉल्व्ड अ स्पेशल अडेप्टेशन. अब पैरासाइट्स में क्या क्या अडेप्टेशंस होती हैं? नंबर 1, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स. उन्हें सेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है एनवायरनमेंट को, तो क्योंकि वो तो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, होस्ट की बॉडी के अंदर रह रहे हैं या ऊपर सर्वाइव कर पा रहे हैं. तो इनको इनमें जो पैरासाइट्स हैं, सबसे पहला प्रॉपर्टी के अडेप्टेशन क्या है कि लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन. नंबर 2, प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन, ताकि वो एडेसिव ऑर्गन्स होते हैं चिपक सके ताकि वो अपने होस्ट की बॉडी से, या सकर्स होते हैं जो जिससे कि वो अपने होस्ट की बॉडी से चिपके रहें. नंबर 3, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है उनमें क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत भी नहीं हो, तो ऑलरेडी डाइजेस्टेड खाना खा रहे हैं. और हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, होस्ट की बॉडी के अंदर पैरासाइट जो है वो एडवर्स कंडीशंस में रह रहा है, बहुत ज़्यादा, लेट्स से इंटेस्टाइन में अगर होस्ट रह रहा है तो एसिडिटी, एल्कलाइनिटी सब कुछ उसको झेलना पड़ रहा है. तो पैरासाइट के जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ताकि वो एडवर्स कंडीशंस में भी सरवाइव कर पाए. लाइफ साइकिल जो होती है कॉम्प्लेक्स होती है बहुत पैरासाइट की. कभी कभी 2 इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, कभी कुछ कंडीशंस में 1 इंटरमीडिएट होस्ट होता है, कुछ कंडीशंस में 2 इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं या वेक्टर्स होते हैं, ताकि वो आसानी से अपना जो प्राइमरी होस्ट है, प्राइमरी होस्ट को पैरासिटाइज कर सकें. ह्यूमन लिवर फ्लूक का यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है. ह्यूमन लिवर फ्लूक क्या होता है? ये एक ट्रिमाटोड होता है और ये 2 इंटरमीडिएट होस्ट पे डिपेंड करता है. ये कौन कौन से हैं इसके इंटरमीडिएट होस्ट? एक तो स्नेल और दूसरा फिश. अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इसको 2 होस्ट की ज़रूरत होती है लिवर फ्लूक को. कौन कौन से 2 होस्ट? स्नेल और फिश. दूसरा मलेरियल पैरासाइट जो होता है वो भी एक वेक्टर के थ्रू, जो पैरासाइट है वो वेक्टर है उसका, मॉस्किटो के थ्रू वो अलग अलग होस्ट में अपने आप को स्प्रेड करता है. पैरासाइट जो हैं वो हार्म करते हैं होस्ट की बॉडी को और उनके सर्वाइवल को कम कर देते हैं, ग्रोथ को कम कर देते हैं और रिप्रोडक्शन को कम कर देते हैं और उनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको भी कम कर देते हैं. तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि हाउ पैरासाइट्स हार्म द होस्ट. तो ये सारे आप पॉइंट्स लिखेंगे. They might render the host more vulnerable to predation by making it physically weak. इसके साथ साथ वो अपने
होस्ट को वीक भी बना देते हैं। और वो अगर वीक हो गया अगर होस्ट, तो वो ज़्यादा वल्नरेबल है प्रिडेशन के, ज़्यादा आसानी से प्रिडेटर उसको खा सकता है। Do you believe that an ideal parasite should be able to thrive within the host without harming it? Then why did natural selection lead to the evolution of such totally harmless parasites? अगर पैरासाइट्स हार्मलेस हो जाएंगे तो ये तो कंडीशन फिर पैरासिटिज्म नहीं हो जाएगी, ये तो फिर कॉमन सालिज्म बन जाएगी। पैरासाइट्स दैट फीड ऑन एक्सटर्नल सरफेस। अब देखो पैरासाइट जो बॉडी के बाहर रहते हैं दे आर कॉल्ड एज एक्टोपैरासाइट्स। एग्जाम्पल है लाइस जो बालों में रहती है, ठीक है। टिक्स, टिक्स क्या हैं? जो छोटे छोटे से इंसेक्ट्स होते हैं, ये डॉग्स की स्किन पे रहते हैं। मेरीन फिशेस, मेरीन फिशेस जो होती हैं उन पे कॉपीपोड्स, कॉपीपोड्स जो हैं वो उनकी स्किन पे, उनकी जो स्किन पे चिपके हुए रहते हैं। कस्क्यूटा, इसके मैं आपको एग्जाम्पल्स एक बार शो कर देती हूँ। देखिए ये कस्क्यूटा है, ये बेल जो होती है ये पेड़ों के ऊपर इस तरह से प्रेजेंट होती है, येलोइश कलर की ये बेल होती है, और ये क्या करती है? प्लांट से अपना न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करती रहती है। सो कस्क्यूटा जो है वो एक पैरासिटिक प्लांट है, ठीक है, जो कि ग्रो करता है हेज प्लांट्स के ऊपर, और उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसे क्लोरोफिल की ज़रूरत नहीं है, तो वो तो क्योंकि वो फूड तो दूसरे प्लांट से ले रहा है। सो उसने एवोल्यूशन के दौरान अपना जो क्लोरोफिल है वो लॉस्ट किया है। इट डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट विच इट पैरासिटाइजेस। अपने होस्ट प्लांट से अपना ये न्यूट्रिशन लेता है। कौन? कस्क्यूटा की बात हो रही है यहाँ पे। अब बात करते हैं फीमेल मॉस्किटो की। फीमेल जो मॉस्किटो है उसको हम पैरासाइट नहीं कहते, ऑल दो इट नीड्स ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन। उसको ब्लड रिप्रोडक्शन के लिए उसको ज़रूरत होती है, इसलिए हम उसको पैरासाइट कहते हैं। कैन यू एक्सप्लेन वाई? क्योंकि इट रिक्वायर्स, इट डजंट रिक्वायर द ब्लड फॉर feeding on, and it requires it for reproduction only. That is why it is not said to be a parasite. It's not considered to be a parasite. इन कंट्रास्ट जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं वो एनिमल की बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे कि लिवर, किडनी, लंग्स, आरबीसीज वगैरह। और एंडोपैरासाइट की जो लाइफ साइकिल है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस को झेलना होता है, एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन होती है उनकी, क्योंकि जो कंडीशंस हैं वो और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं। इसीलिए एंडोपैरासाइट्स की जो लाइफ साइकिल है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। Their morphological and anatomical features are greatly simplified while emphasizing their reproductive potential. अब देखो जो पैरासाइट्स होते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर, और उनकी एनाटमी, एनाटमी मतलब इंटरनल जो कैरेक्टर्स होते हैं, दे आर सिंप्लीफाइड। वो बहुत सिंपल होते हैं, क्योंकि जो मेन एम्फोसिस होता है उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल पे होता है। मतलब जो पैरासाइट्स हैं उनका जो मेन जो फूड तो उनको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मिल रहा है, ठीक है, सेंस ऑर्गन्स की उनको ज़रूरत नहीं है, तो सारा जो एम्फोसिस होता है उनको अपना रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ाने की ज़रूरत होती है, ताकि वो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर पाए। अब एक नया एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है ब्रूट पैरासिटिज्म का। ब्रूट पैरासिटिज्म क्या होता है? ब्रूट पैरासिटिज्म होता है कि जब एक पर्टिकुलर बर्ड किसी दूसरे बर्ड के नेस्ट के अंदर अपने एग्स ले करती है, उसको हम कहते हैं ब्रूट पैरासिटिज्म, ठीक है। ये हम देखते हैं कुकू के केसेस में। कुकू क्या करती है? जो क्रो होता है, क्रो के एग्स से रिजेंबल करते हैं कुकू के एग्स, तो इसलिए वो क्या करती है? अपने एग्स ले कर देती है क्रो के नेस्ट पे, और जो क्रो होता है वो उनको एग्स का प्रोटेक्शन करता है, एग्स की हैचिंग होती है, और फिर तब पता चलता है कि वो जो एग्स थे वो कुकू के थे, ना कि वो क्रो के। तो इसको हम कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। एक तरह से कुकू के जो है वो पैरासाइट की तरह ही एक्ट कर रही है, क्योंकि वो अपना काम किसी दूसरे से करा रही है। ब्रूड पैरासिटिज्म इन बर्ड्स इज अ फैसिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिज्म इन विच द पैरासिटिक बर्ड, कौन सी पैरासिटिक बर्ड है यहाँ पे? कुकू।
वो अपने एग्स को ले करती है इन द नेस्ट ऑफ हिज होस्ट, और होस्ट उनको इंक्यूबेट करता है। तो ड्यूरिंग एवोल्यूशन द एग्स हैव इवॉल्व्ड टू रिजेंबल द होस्ट एग इन साइज एंड कलर टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ होस्ट बर्ड डिटेक्टिंग द फॉरेन एग्स एंड रिजेक्टिंग देम फ्रॉम द नेस्ट। तो जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ है तो इस तरह से चेंजेस आए हैं कि जो पैरासिटिक बर्ड है उसके एग्स रिजेंबल कर पाएँ होस्ट के एग से, साइज में भी और कलर में भी, ताकि जो होस्ट है वो उनको पहचान ना पाए, वो उनको डिटेक्ट ना कर पाए और अपने नेस्ट से बाहर ना निकाल पाए उन एग्स को। ट्राई टू फॉलो द मूवमेंट्स ऑफ द कुकू एंड द क्रो इन योर नेबरहुड पार्क ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन एंड वॉच ब्रूड पैरासिटिज्म इन एक्शन। ठीक है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कुकू को ब्रीडिंग सीजन में, रेनी सीजन में, तो आप ये जो है ब्रूड पैरासिटिज्म को देख पाएंगे। अब बात करते हैं कॉमनसालिज्म की। कॉमनसालिज्म क्या होता है? ये एक ऐसा इंटरेक्शन होता है दो स्पीशीज़ के बीच में जिसमें सिर्फ एक स्पीशीज़ को बेनिफिट होता है और दूसरे को ना नुकसान है ना बेनिफिट है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस माइनस से। ठीक है, जो एक स्पीशीज़ है उसको तो फ़ायदा हो रहा है, सॉरी प्लस माइनस नहीं, प्लस ज़ीरो। एक स्पीशीज़ है उसको तो फ़ायदा हो रहा है और जो दूसरा स्पीशीज़ है ना उसे नुकसान है ना ही उसको फ़ायदा है। तो इसमें 4 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इस टॉपिक में। पहला ऑर्किड का एग्जाम्पल, दूसरा बार्नेकल्स का, तीसरा कैटल एग्रेट का और चौथा एग्जाम्पल सी एनीमनी का। इसको सी एनीमोन नहीं कहते हैं, इसको सी एनीमनी प्रोनाउंस किया जाता है। अब ये देखिए ऑर्किड्स की बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। ये देख सकते हैं, ये ऑर्किड जो है वो ट्री के बार्क के ऊपर ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो इससे ऑर्किड को तो फ़ायदा हो रहा है, ऑर्किड को शेल्टर मिल गया ग्रो करने के लिए, लेकिन जो बार्क जो है ट्री जो है उसको ना तो कोई नुकसान है ना ही कोई फ़ायदा है। तो ये है कॉमनसालिज्म का एक एग्जाम्पल। दूसरा आप देख रहे हैं कि जो बार्नेकल्स से ये ग्रो कर रहे हैं, वेल की स्किन के ऊपर ये ग्रो कर रहे हैं, तो इससे बार्नेकल्स को तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो वेल है ना ही उसे नुकसान है ना ही फ़ायदा है। तीसरा एग्जाम्पल है ये कैटल एग्रेट। अब देखो जहाँ जहाँ कैटल्स की आपने ये व्यू आपने देखा भी होगा कि कैटल्स जब ग्रेजिंग करती हैं, जब घास के मैदान में कैटल्स घास खाती हुई जाती हैं तो उसके आसपास ये वाली बर्ड्स घूमती रहती हैं। क्या फ़ायदा होता है बर्ड्स को कि जब कैटल्स ग्रेज करती हैं तो घास खाती हैं, तो घास के अंदर से जो कीड़े होते हैं छोटे वो बाहर एक्सपोज हो जाते हैं जिन पे ये बर्ड्स फीड करती हैं। तो इससे कैटल को तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इससे बर्ड्स का फ़ायदा हो रहा है। और ये है सी एनीमनी के जो टेंटिकल्स हैं, ये टेंटिकल्स आप देख पा रहे हैं, इसमें बर्ड है, सॉरी फिश है, ये छुप कर रह रही है और ये इससे इसको प्रोटेक्शन मिल पा रहा है और सी एनीमनी को कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है। सो इसके एग्जाम्पल्स को एक बार रीड आउट कर लेते हैं। एन ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट ऑन मैंगो ब्रांच। ठीक है, जो ऑर्किड्स हैं वो एपीफाइट की तरह ग्रो करती हैं मैंगो की ब्रांच पे, ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, बार्नेकल्स ग्रो करते हैं ऑन द बैक ऑफ वेल। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में ना तो वेल का कोई फ़ायदा है ना ही मैंगो ट्री का कोई फ़ायदा है, ना ही नुकसान है। कैटल एग्रेट और ग्रेजिंग कैटल जो है ये आपने रूरल एरियाज़ में देखा होगा। ये कॉमनसालिज्म का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। एग्रेट जो है हमेशा ऑलवेज फोराज क्लोजली, मतलब अपना जो खाने के लिए वो हमेशा ग्रेजिंग कैटल के आसपास रहती है, क्योंकि जब कैटल मूव करती है तो वो जो ज़मीन में से जो उसका फूड है, जो इंसेक्ट्स हैं, वो बाहर की तरफ एक्सपोज हो जाते हैं, बाहर की तरफ निकल जाते हैं और वेजिटेशन में से, जो कि अदरवाइज एग्रेट्स को ढूंढना मुश्किल होता है। फोर्थ एग्जाम्पल है इंटरेक्शन बिटवीन सी एनीमनी एंड जिसमें सी एनीमनी के टेंटिकल्स होते हैं, उन टेंटिकल्स के बीच में क्लाउन फिश जो है वो रहती है और उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है प्रेडेटर्स से टेंटिकल्स के बीच में, और इससे सी एनीमनी को कोई नुकसान या कोई फ़ायदा नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है म्यूचुअलिज्म। लास्ट टॉपिक म्यूचुअलिज्म बहुत इजी, ये आप क्लास 9th ऑनवर्ड्स पढ़ते आ रहे हैं इस टॉपिक को। म्यूचुअलिज्म ऐसी रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जिसमें दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है। ठीक है, लेट्स से S1 स्पीशीज़ और S2 स्पीशीज़ दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है। इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं
म्यूचुअलिज्म। सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है इसका लाइकन्स। लाइकन्स क्या होता है? ये एक ऐसी म्यूचुअल रिलेशनशिप है फंगस और एल्गी के बीच में, या एल्गी और साइनोबैक्टीरिया के बीच में ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो जो एल्गी है वो तो फूड प्रोवाइड करती है फंगस को, और फंगस जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं एल्गी को। दूसरा एग्जाम्पल है माइकोराइजा। माइकोराइजा रिलेशनशिप है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के बीच में। जो हायर प्लांट्स की रूट्स हैं उसमें फंजाई ग्रो करते हैं। तो ये जो फंजाई है इसका क्या फ़ायदा होता है कि ये सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करके ये प्लांट को प्रोवाइड करता है, और फंजाई को क्या फ़ायदा हो गया कि उसको शेल्टर मिल गया है रूट्स में, और प्लस उसके साथ साथ जो प्रिपेयर्ड फूड है कार्बोहाइड्रेट्स वो भी मिल जाते हैं फंजाई को। ठीक है, द मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड एवोल्यूशनरी fascinating examples of mutualism are found in plant animal relationship। अब plant animal relationship में भी हमें mutualism देखने के लिए मिलती है। इसका एक important example है plants में जो flowers होते हैं, flowers के pollination के लिए किसकी ज़रूरत होती है? insects की या birds की ज़रूरत होती है। तो ये animals और plants के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। प्लस उसके साथ साथ पॉलिनेशन ही नहीं, उसके साथ साथ डिस्पर्जल में भी काम आते हैं। जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स का डिस्पर्जल भी करते हैं। ये देखिए आप, इसमें आप डायग्राम में फिग फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय वॉस्प। अब इसमें आप यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी यह वॉस्प है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। यहाँ पे आप ये वॉस्प देख रहे हैं, ये फ्लावर के पास आ रही है ये वॉस्प नेक्टर कलेक्ट करने के लिए, प्लस अपने एग्स को ले करने के लिए, क्योंकि इसके एग्स को एक सुरक्षित प्लेस मिल जाएगा एग्स ले करने के लिए। ठीक है, अब इसमें इससे फ्लावर को, प्लांट को क्या फ़ायदा हो रहा है कि प्लांट का तो यहाँ से पॉलिनेशन हो गया, और वॉस्प का क्या फ़ायदा है? वॉस्प को एक सेफ जगह मिल गई है अपने एग्स को ले करने के लिए। तो जो इसके जो लार्वा का जो डेवलपमेंट होता है, जब इस फ्लावर से जब फ्रूट फॉर्मेशन होगा, तो जो लार्वा होते हैं वॉस्प के वो इसके अंदर से निकलते हैं, क्योंकि वॉस्प ने तो अपने एग्स ले किए थे ना फ्लावर के अंदर, तो वो जो लार्वा हैं वो वॉस्प के लार्वा वो फिग फ्रूट के अंदर से निकलते हैं। अब एनिमल्स ऑब्वियसली have to be paid fees for the services the plants expect from them। अब देखो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को एनिमल्स से क्या फ़ायदा हो रहा है? सबसे पहला बेनिफिट है कि उनको पॉलिनेशन हो रहा है। पॉलिनेशन नहीं होगा तो प्लांट में रिप्रोडक्शन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर प्लांट्स कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे प्लांट की पॉपुलेशन बढ़ेगी? दूसरा फ़ायदा हो रहा है डिस्पर्जल, सीड का डिस्पर्जल करा रहे हैं एनिमल्स, प्लांट के सीड्स का डिस्पर्जल करा रहे हैं। अब एनिमल्स को भी तो फीस मिलनी चाहिए ना। प्लांट से क्या फीस मिलती है? उनको मिलते हैं पॉलन ग्रेन्स, पॉलन का नेक्टर। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है एनिमल्स को मिल रहा है पॉलन, नेक्टर। ठीक है, pollen grains and nectar। So plants offer reward or fees in the form of pollen and nectar for pollinators and juicy and nutritious fruits for seed disperser। जो seed का dispersal करा रहे हैं उनको जो न्यूट्रिशियस फ्रूट है वो मिल रहा है। सपोज एक मंकी है, मंकी ने एक मैंगो ट्री पे गया, मैंगो ट्री से उसने मैंगो खाया, और मैंगो खाने के बाद उसका सीड दूसरी जगह फेंक दिया। तो इससे मंकी को क्या फ़ायदा हुआ कि उसको फ्रूट मिल गया, और प्लांट को क्या फ़ायदा हुआ कि उसके सीड का डिस्पर्सल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं चीटर्स की। चीटर्स का मतलब होता है कि वो एनिमल्स जो नेक्टर ले लें, ठीक है, प्लांट से नेक्टर तो ले लें लेकिन पॉलिनेशन ना करें, तो एक तरह से ये धोखा हो गया, ये चीटिंग हो गई है। सो बट द म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम शुड ऑल्सो बी सेफ गार्डेड अगेंस्ट द चीटर्स। तो मतलब ये जो म्यूचुअलिज्म है, म्यूचुअल जो बेनिफिशियल सिस्टम है, इसमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि चीटर्स नुकसान ना करें। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो नेक्टर को स्टील कर लेते हैं, नेक्टर को चुरा लेते हैं, खा लेते हैं, लेकिन वो पॉलिनेशन में हेल्प नहीं करते हैं। तो प्लांट
Now you can see why plant animal interactions often involve co-evolution of the mutualist, that is the evolution of the flower and its pollinator species are highly linked with one another. अब देखिए जो पॉलिनेटर होता है, पॉलिनेटर प्लस जो फ्लावर है, फ्लावर के अंदर अगर कोई अडेप्टेशन होगा तो उसी के अकॉर्डिंग जो पॉलिनेटर होगा उसमें भी अडेप्टेशन होगा. तो इसी तरह से इसको हम कहते हैं को एवोल्यूशन, इसी चीज़ को हम कहते हैं को एवोल्यूशन. तो जो म्यूचुअल रिलेशनशिप्स होती हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप्स में अगर एक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व कर रहा है तो उसके साथ साथ दूसरा ऑर्गेनिज्म जो उस पर डिपेंडेंट है वो भी इवॉल्व करेगा, और इस चीज़ को हम कहते हैं को एवोल्यूशन. इसका एग्जाम्पल हमने देखा फिग ट्रीज़ में. फिग ट्रीज़ में दोनों ऐसा रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, फिग फ्लावर्स के बीच में और पॉलिनेटर वॉस्प के बीच में, कि दोनों एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर पाते हैं. सो फिग स्पीशीज़ जो है वो अपने जो पार्टनर वॉस्प है सिर्फ उसी से ही पॉलिनेशन हो पाता है उसका, और किसी स्पीशीज़ से पॉलिनेशन नहीं होता है. और जो फीमेल वॉस्प है वो ओवी पोजीशन के लिए, ओवी पोजीशन मतलब अपने एग्स को ले करने के लिए उसको एक साइट मिल जाती है जहाँ पे उसके सीड्स का डेवलपमेंट होता, जहाँ पे उसके एग्स का डेवलपमेंट होता है. और जो सीड्स होते हैं उसके अंदर जो डेवलपिंग सीड्स होते हैं वो नरिश करते हैं वॉस्प के लार्वा को. फ्रूट के अंदर जो सीड्स होते हैं वो नरिश करते हैं लार्वा को. वॉस्प पॉलिनेट करता है फिग इनफ्लोरेसेंस को वाइल सर्चिंग फॉर सूटेबल एग लेइंग साइट. वो ढूंढता रहता है, वॉस्प जो है वो ढूंढता रहता है कि मुझे कोई सेफ साइट मिले अपने एग्स को ले करने के लिए. और इसी तरह से इसी सर्च में वो फिग प्लांट जो है उसको पॉलिनेट करता है. और इन टर्न फॉर द फेवर ऑफ पॉलिनेशन फिग क्या करता है, फिग ऑफर करता है उसको डेवलपिंग सीड्स एज फूड फॉर डेवलपिंग वॉस्प लार्वे. वो उसको फूड प्रोवाइड करता है प्लस एक सेफ साइट भी प्रोवाइड करता है. सेफ साइट SITE, सेफ साइट या सेफ प्लेस टू ले द एग्स. लास्ट सेक्सुअल डिसीट. सेक्सुअल डिसीट मतलब एक तरह से धोखा. कैसा धोखा, अब इसको देखिए इस प्लांट में देखिए, ये NCERT का डायग्राम है. इसमें ये एक फ्लावर है. इस फ्लावर का जो एक पेटल है, ये पेटल है फ्लावर का, ये जो है, ये जो आपको दिखाया गया है ये पेटल है फ्लावर का. ये जो पेटल है वो इस तरह से उसमें एवोल्यूशन हुआ है कि वो रिजेंबल कर रहा है एक फीमेल बी को. अब फीमेल बी को से अट्रैक्ट होके मेल बी वहाँ आती है और मेल बी सीडो कॉपुलेट करती है. सीडो कॉपुलेट मतलब कॉपुलेशन होता है उसका ये समझ के कि ये फीमेल बी है, लेकिन वो एक्चुअल में फीमेल बी नहीं है, वो तो पेटल है फ्लावर का. ठीक है, तो ये तो एक तरह का धोखा हुआ. इससे प्लांट को फ़ायदा हो रहा है. प्लांट को क्या फ़ायदा हो रहा है कि बी उसके पास आ रही है तो उसका पॉलिनेशन हो रहा है, लेकिन जो बी है उसको तो धोखा मिला. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज सेक्सुअल डिसीट. ऑर्किड्स शो अ बिविल्डरिंग डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न्स. ऑर्किड्स जो होते हैं बहुत अलग अलग वेराइटी के फ्लोरल पैटर्न्स होते हैं, अलग अलग टाइप के फ्लावर्स होते हैं. वो विच हैव इवॉल्व्ड. क्यों उसमें इस तरह से अलग अलग पैटर्न, इतने सारे वेराइटीज़ के कलर्स और पैटर्न्स होते हैं, ताकि वो राइट पॉलिनेटर को, पॉलिनेटर कौन है उनके, बीज और बम्बल बीज, ताकि वो अपने राइट पॉलिनेटर को अट्रैक्ट कर सकें अपने पॉलिनेशन के लिए. सारे ऑर्किड्स जो हैं वो रिवॉर्ड ऑफर नहीं करते हैं अपने पॉलिनेटर्स को. जो मेडिटेरेनियन ऑर्किड है ऑफरिस, ठीक है, याद रखना ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है. जो ऑफरिस होता है वो सेक्सुअल डिसीट करता है. सेक्सुअल डिसीट अपना पॉलिनेशन कराने के लिए सेक्सुअल डिसीट करता है. ठीक है, एक पेटल जो होता है फ्लावर का वो रिजेंबल करता है फीमेल बी से, साइज़ में भी, कलर में भी और मार्किंग में भी. जो मेल बी होता है वो अट्रैक्ट होके समझता है कि वो फीमेल बी है, सीडो कॉपुलेट करता है उसके साथ, फ्लावर के साथ, और इस दौरान वो जो है पॉलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचाता है. और यही वाली जो बी है वो दूसरे फ्लावर पे जब जाएगी उसके साथ सीडो कॉपुलेट करेगी तो पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे इस तरह से. अब इसमें ये बताया गया, हियर यू कैन सी हाउ को एवोल्यूशन ऑपरेट्स. अब इसका मतलब ये है कि अगर लेट्स से
कि अगर जो ऑर्किड है, ऑर्किड का जो पेटल है उसमें अगर एवोल्यूशन होगा तो जो बी है, बी में अगर एवोल्यूशन होगा तो ऑर्किड का जो पेटल है उसको भी इवॉल्व होना पड़ेगा ताकि बी उसके पास अट्रैक्टेड रहे, उसके पास आ सके। तो इस चीज़ को हम कहते हैं को एवोल्यूशन। दो स्पीशीज़ अगर एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, अगर उसमें से एक इवॉल्व कर रही है तो दूसरे को भी अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज़ को एवोल्यूशन। इफ़ द फीमेल्स बी कलर पैटर्न चेंज, अगर फीमेल बी का कलर पैटर्न अगर चेंज होता है थोड़ा सा भी एवोल्यूशन के दौरान, तो पॉलिनेशन कराने के लिए ऑर्किड फ्लावर को भी अपने अंदर एवोल्यूशन लाना पड़ेगा ताकि उसका जो पेटल है वो रिजेंबल करता रहे बी के फीमेल बी के साथ। ठीक है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. This chapter is completed now. You can check all the videos of this particular chapter in the playlist. Thank you.